मैं हूँ वाजिद जसवानी। हमारे शो में मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मेहमान शख्सियात आती हैं, लेकिन आज हमने जिस गेस्ट को यहाँ बुलाया है वो एक बहुत मशहूर इश्तिहारी हैं। इश्तिहारी से आप परेशान ना हों, वो इश्तिहारात की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, 300 के करीब उसकी कमर्शियल आए हैं, पीटीवी पे भी ड्रामा में उन्होंने काम किया है, स्क्रिप्ट लिखे हैं और सबसे बड़ी बात उनकी अभी ताज़ा आर्टिकल्स पे किताब आई है कैफ़ी आज़मी के नाम से। कैफ़े आज़मी ये 200 से शायद सफ़हात पे किताब है, 40 से ज़्यादा इनके मज़ामीन हैं और इतनी धूम है इस किताब की कि इसका पहला एडिशन आते ही ख़त्म हो गया और अब दूसरा एडिशन प्रेस में जाने के लिए तैयार है। तो सीधा आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं अज़हर हुसैन आज़मी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? आप रहिए। अज़हर भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला। थोड़ा-सा हमें एडवर्टाइज़िंग के हवाले से बताएँ, आप किस तरह इस फ़ील्ड में आए? और ज़ाहिर है आप 80s में आपने कदम रख दिया एडवर्टाइज़िंग की दुनिया में। वो एक बिल्कुल पीक का दौर था जब टीवी पे कमर्शियल चला करते थे और एक बहुत मुकाबला और बड़े-बड़े नाम थे उसमें और चाहे वो सदाकार हों, चाहे वो अदाकार हों और टीवी ही इस वक़्त एक ही हुआ करता था। थोड़ा आप किस तरह इस फ़ील्ड में आए और उस वक़्त की दुनिया क्या थी, ये थोड़ा-सा बताएँ? भाई साहब बात ये कि मेरा ताल्लुक तो एक मिडिल क्लास फैमिली से और मैं उस इलाके में रहा करता था। तो सूरत ये थी कि 82 और 83 की बात है और हम उस ज़माने में बीएससी कर चुके तो फारिग थे और घर वालों की अक्सर फिटकार समझ लें, नाकारा आदमी है, कुछ नहीं करेगा, किसी काम का नहीं है ये भाई ये। तो वो है सुबह शाम डोज मिलती थी, रोज़ की डोज थी हमारे लिए वो। और हकीकत ये है कि हमें कोई काम आता नहीं था। तो हमारे मोहल्ले में दुकान थी कोने पे इशाक साहब की, तो वहाँ था पीपल का। तो हम दोपहर पूरी वहाँ गुजारते थे। तो हम करते थे कि उस ज़माने में जो अखबारात में आते थे फिल्मों के इश्तिहारात कि किस चैनल में कौन सी फिल्म लगी है, वहाँ उस वो इश्तिहार हम काट लेते थे और उसमें अदाकार का गला काटा और आपका लगा दिया, आपका लगा दिया, आपका लगा दिया और उसमें कहानी अपनी हमने लिख दी। ये उस ज़माने की कहानी है जब प्याज महंगी, बरकून सस्ता था। ये हमारे सिलसिले में चलता रहता था कि जो इसहाक साहब थे वो बहुत जुज़-बुज़ रहते थे मुझसे इस बात पे कि तुम क्या करते हो, दुकान के सामने लगा देते हो। वो उनके सामने रहते थे दिलावर मिर्ज़ा साहब, तो वो शाम को जब पोतों को आते थे लाने बिस्किट्स वगैरह, तो उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई उसको मेरे पास भेजो, अज़मी को। मैंने कहा आज क्लास पास हो गए, बदतमीज़ी जब शायद ज़्यादा हो चुकी है। तो कहने लगे यार तुम कल मेरे साथ चलना। मैंने कहा अच्छा। अब एक बेरोज़गार आदमी को कह रहा है कल मेरे साथ चलना। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो हमें एक साहब के पास ले गए वहाँ, तो हम समझे नहीं कि जगह कौन-सी है। बाद में पता चला कि वो एडवर्टाइज़िंग एजेंसी है। तो वहाँ एक साहब के पास ले गए, वो शायद कॉपी हेड थे, उनसे कहने लगे भई ये लड़का बड़ा काम का है। तो ठीक है कि वो चले गए और उन साहब ने मुझे एक पिन दी, जो था ना पेपर्स में, उसमें ये लिए और उसके लिखे यूसेज। तो मैं बड़ा हैरान गया ये कौन से काम दिला रहे हैं मुझे। मेरे समझ में अकाउंट्स वकाउंट्स टाइप की कोई चीज़ होगी। तो मैं घबराया, कहने लगे वो तो कह रहे थे आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। मैंने कहा साहब अब मुझे ना थोड़ा-सा लगा कि यार मैं तो डाउन हो ही रहा हूँ, मेरे साहब भी डाउन हो रहे हैं, मुझे लेकर आए बेचारे। तो मैंने उसको 100-150 इस्तेमाल लिख दिए और उसमें आप अच्छे भी कह लें, बुरे भी कह लें। अब वो जब मुझे देखे तो मैंने कहा कि मज़ीद डाँट पड़ने वाली है कुछ, क्योंकि अब क्या बदतमीज़ी है। उन्होंने बुलाया, कह रहे आए, मैंने आइए, आइए, मेरे साहब आए। कह रहा भाई लड़का तो काम का बहुत चलेगा ये। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ चलूँगा? मतलब मैं गाड़ी में चलूँगा, घोड़े पे चलूँगा, मैं कहाँ चलूँगा? तो मैंने कहा मुझे करना क्या है? कह रहा वो कॉपी राइटिंग करनी है। मैंने कहा कॉपी राइटिंग क्या होती है? मैं बिल्कुल अनजान था। कह रहा वो ऐड होते हैं ना जो लिखते हैं अखबार भी आते हैं। मैं डर गया, मैंने कहा मुझे ये काम नहीं आता। हुँ। कहने लगे ये तो मुझसे मिर्ज़ा साहब कहने लगे तुम क्या करते हो? और दुकानों में लगाते हो इश्तिहार, वो इश्तिहार तो होता है? मैं तब भी डर गया, मैंने कहा सर मुझे नहीं आता ये काम। तो वो कहने लगे बुखारी साहब नहीं 4 इश्तिहार ले जाओ और इसके जो मेन आइडिया वो बोल अपने लफ्ज़ इसमें इसकी कॉपी चेंज कर दें। हम सर बैठे अपने U4 में जिंदाबाद, गरीब आदमी पहुँचे अपने घर, 2 छत्तीस पहुँच गए। वहाँ जाके 1 घंटे में हमने वो 4 इश्तिहार दोबारा लिख दिए। ये तो बड़े मज़े का काम है। और वाक़ईतन हकीकत ये कि अगर आपका पैशन हुँ। बन जाए ना आपका प्रोफ़ेशन, तो आप ज़िंदगी में थकते नहीं। मुझे 35 ईयर्स हो गए, मैं जिस दिन नहीं लिखूँगा, मेरी तबीयत उस दिन ख़राब हो जाती है। और 35 साल मैं एडवर्टाइज़िंग में रहा, मोर देन 3 इयर्स कमर्शियल में लिखते होंगे। मेरे आपसे भी नहीं ईमानदारी की बात है। लेकिन हकीकत ये है मुझे पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में
कभी थकन का एहसास होना। अगर पैशन आपका प्रोफेशन है ना, आपका भी नहीं थके और आप सेल्फ लर्निंग चले जाते हैं। मैंने कोई बड़ी किताब नहीं पढ़ी एडवर्टाइजिंग की, मैंने कोई वर्कशॉप नहीं किए, मैंने कोई सेमिनार्स नहीं किए। मैंने जो सीखा कुछ मेरे जो मेरा बॉस सिस्टम उनसे सीखा, लेकिन ज़्यादातर मैंने सेल्फ लर्निंग की है। और मेरे अपने फार्मूले से फिर बाद में जब मैंने बुक्स पढ़ी तो चला कि मैं सही सोचता था, ऐसा ही होता है। नए लिखने वालों को बताएं कि अभी आप बता रहे थे कि अगर 30 सेकंड का कमर्शियल लिखना है या 1 मिनट का, तो क्या ड्यूरेशन होता है? क्योंकि देखिए अब तो टीवी पे तो खैर जॉब्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया काम, या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ में भी अब बहुत कम मुलाज़मतें रह गई हैं। अब सोशल मीडिया पे बहुत डिजिटल जॉब्स मिल रही हैं, लोग लिख रहे हैं और आपको पता है रील्स बन रही हैं 30-30 सेकंड की, 1 मिनट की। कोई 1 मिनट की रील बनाना चाहता है तो उसमें म्यूज़िक भी होगी, उसमें एक्सप्रेशंस भी होंगे उसके। तो 60 सेकंड की एक रील बनाने के लिए कितने अल्फ़ाज़ होने चाहिए? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप खबरें पढ़ रहे हैं अगर आप, तो 1 सेकंड में डेढ़ 2 अल्फ़ाज़ आते हैं, छोटे हुँ, नॉर्मल वो। और जब आप कोई रील बनाते हैं, मैं तो टीवी कमर्शियल के हवाले से बात करूँगा आपसे कि अगर कमर्शियल 30 सेकंड का है तो 60 अल्फ़ाज़ चाहिए आप। लेकिन फिर वो चाहिए खबरनामे की तरह। हुँ, लेकिन उसमें तो म्यूज़िक भी होती है। हाँ, तो उसमें म्यूज़िक भी होती है, ओपनिंग भी होती है, एक्सप्रेशंस भी होते हैं, पूरी चैन लाइन भी होती है। तो मेरा ख़्याल है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसपे कॉन्सेप्ट क्या कंसीव कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें एक्सप्रेशंस बहुत मैटर कर रहे हैं और लफ्ज़ इतने मैटर नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने हिसाब से ये सेट करना होगा। जब आप कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं, मैं तो यही करता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट लिखने के बाद ना उसको पढ़ता हूँ और अपने हिसाब से सोचता हूँ कि ये ओपनिंग, ये एक्सप्रेशंस, ये डायलॉग, ये वॉइस ओवर, ये एंड लाइन। हुँ। तो नॉर्मली आप जैसे-जैसे सीखते रहते हैं, आपकी समझ में आता रहता है कि इसको जो मैं कंसीव, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप कॉन्सेप्ट कंसीव कैसे करते हैं। देखिए तकरीबन रील अगर आप मुझसे कह रहे हैं 60 सेकंड की आएँगी, 1 मिनट की, तो अगर आप उसमें रवानी से बोलेंगे, तो तकरीबन 120 अल्फ़ाज़ आएँगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि आपको लगेगा खबरनामा है वो। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको किस तरह एक्सप्रेशंस कहाँ ला रहे हैं, म्यूज़िक कहाँ ला रहे हैं और ओपनिंग कैसे कर रहे हैं आप, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लफ्ज़ों की बात करें मुझसे, तो ऑलमोस्ट 120 वर्ड्स जो है वो आपको मिल जाएँगे कहने के लिए। अच्छा, हमारे दौर में अब तो शायद बहुत ही शाज़-ओ-नादिर रह गया है कि किसी घराने में, अब किसी ख़ानदान में कोई पानदान हमें देखने को मिलता है। हमारे ज़माने में एक सामने एक फ़ैमिली थी, उनकी एक दादी थी, उनके घर में रहती थी और उनका एक पानदान हुआ करता था। और ये उस दौर की बात है जब वो ईद पे हमें ₹2 ईदी दिया करती थीं और 80s की। तो एक दादी के होने से बड़ी रौनक हुआ करती थी घर में, और कोई चीज़ भी मँगाना हो तो वो आवाज़ लगाया करती थीं, "ए सुनो, इधर आओ बेटा", इस तरह करके। और फिर जब उनके कमरे से हम होते हुए जाते थे, तो दादी को सलाम किया, कभी दादी के पास बैठ गए, उनकी जो कुटी हुई छालियाँ होती हैं, एक आध ले लिया उनसे बात करते हुए। तो आपका एक बहुत शानदार मज़मून है कि ख़ानदान थे तो पानदान थे। तो ज़रा उसके बारे में बताएँ? जैसे आपने कहा दादी, ये दादी हर घर में होती है, या हर मोहल्ले में होती है और उनकी एक मख़सूस लैंग्वेज होती है। "ये ज़रा कहाँ को जा रहे हैं?" मतलब उस ज़माने की बात करूँ मैं आपसे। अब तो ख़ैर दादियाँ भी काफ़ी लैंग्वेज के मामले में लफ़्ज़ संभाल हो गई हैं। तो वो मेरी दादी थीं, तो उनका भी यही था। आप तो बात कर रहे हैं ₹2 की, हम तो अठाने वाले आदमी हैं। हमें यही मिलते थे अठाने, और अगर अठाने मिल जाए तो समझ लें आपके उससे बड़ी कोई ज़रूरत हमारे लिए नहीं है। फिर वो शाम दोपहर को गुड़ी डंडा वाला भी आएगा और वो बंगाली चूरन वाला भी आएगा। आप समझे जो आप अय्याशी कर सकते हैं 1 डेढ़ ₹2 में, वो आप ले लीजिए। वो ये जो ये मज़मून है ख़ानदान से पानदान से, मैं इसकी आपको बता दूँ बाबत, असल में हुआ ये कि ये मेरा पहला मज़मून है। मैंने इससे पहले कभी मिज़ाहिया मज़ामीन नहीं लिखे थे और जब मैंने ये मज़मून लिखा तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। वो लोग जो व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, मुमकिन नहीं कि ये मज़मून उनकी नज़र से ना गुज़रा हो, और ये हज़ारों में चोरी हुआ है, हुँ। हज़ारों में। मतलब मैं आपसे ये बिला शुबह कह रहा हूँ, मेरे नाम से कमाया है, मैंने खुद आपने खुद पढ़ा होगा। तो इस मज़मून की जो वजह थी वो मेरी दादी अम्मा थी। वो यही उनका अंदाज़े तख़ारुब था, और ये कि इसमें कुछ मैंने तो अपनी तरफ से मज़ा डाला है। लेकिन मैं आपको बताऊँ दिलचस्प बात, ये बहुत मज़ाहिया मज़मून है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसकी जो आखिर में मैसेज है ना, आप वो पढ़िए। ये बात आप रह गई हैं तो यादें और बातें वो ज़माने लग गई। आप फैमिलीज छोटे छोटे यूनिट्स में बढ़ रही हैं। यहाँ पानदान तो बहुत दूर की बात, वालिदैन के रहने के लिए जगह नहीं बन रही है। देखिए वो मिज़ाज जो होता है ना, उससे मिज़ाज नहीं होता, वो ज़िंदगी की तलखियाँ होती हैं। हम आपको शुगर कोटेड करके वो दे रहे होते हैं। मीर ने दर्द व गम जमा किए, सहेज उसने दीवान किया। हमने भी दर्द व गम जमा किए होते और फिर उनको हम बसूरत मिज़ाज देखते। तो तलखियाँ आपको अगर करनी है शुगर कोटेड और जेन्युइन करनी है, तो फिर आप मिज़ाज देखिए और अब वो कंटेंट ओरिजिनल होगा आपका। उस पे मैं आपको बताऊँ, अभी आपने जिक्र किया कैफ़े असमी का, इसमें कोई चीज़ भी करंट बेस नहीं। जो कुछ है सारे किरदार यहाँ के माशरे के। अच्छा मैं क्योंकि बुनियाद पर कायल आदमी हूँ, तो मैं किरदार तख्लीक कर नहीं सकता। अच्छा, काहिल पे याद आया, आपने कहा कि मैं काहिल आदमी हूँ और आपने अपने आप को बैरुल काहिल कहा है। जी मैं बैरुल तो कहा है। और आपने ये भी लिखा है कहीं, मैंने शायद इस किताब में तो मुझे नज़र नहीं आया, कि आपकी कामयाबी की वजह आपकी सुस्ती है। ये बात धड़ल्ले से कहता हूँ कि मेरी कामयाबी की वजह मेरी नाकामी है। मैं बुनियादी तौर पे, मुझे अगर पता चल जाए ना कि इस काम में मेहनत करनी है, मैं ये काम ही नहीं करूँगा। हम्म, मैं आपको एक बात बताऊँ, दिलचस्प बात, अब शायद कभी कभी ना एक जुमला आपकी ज़िंदगी बदल देता है। हम्म, मेरे वालिद साहब मेरे मिजाज से वाकिफ़ थे। मेरी आदत ये थी कि मैंने कोई काम शुरू किया और जब लगा कि अब मंजिल करीब है, मैंने वो काम छोड़ दिया। ये मुझे बहुत बड़ी बुराई थी। इन्होंने मुझे बुलाया, कहने बैठिए, कहने लगे ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये? तो मैंने कहा कि क्या? कहने लगे यही कि जब पहुंचने हैं मंजिल पे तो वो आप काम छोड़ के चले जाते हैं। कहने लगा आपकी मिसाल उस फुटबॉल के खिलाड़ी की है कि जो अपनी चेक पोस्ट से फुटबॉल लेके निकलता है, तमाम मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों को दौड़ देता है और पहुंचता है अपनी मुखालिफ चेक पोस्ट पर, वो गोल पोस्ट पर, और वो आप होते हैं और गोलकीपर होता है और आप बगैर किक लगाए वापस आ जाते हैं। आप यकीन करें मेरी पूरी ज़िंदगी इस एक जुमले में बेस करती है कि आप फुटबॉल को किक लगाए बगैर वापस आ जाते हैं। फिर मैं वाली साहब से कहा अच्छा मैं आपको अब किक मार के दिखाऊंगा। कहने लगे देखो, फुटबॉलर बॉल पकड़ ले ना पकड़े वो एक अलग मामला है, ठीक है, आपने फाइनल किक तो लगानी है ना। आप यकीन नहीं करेंगे भाई, मेरी पूरी ज़िंदगी मैं ये वाकई कभी नहीं भूलता। वालिदैन से ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। सही बात है। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मेरे वालिदैन कम पढ़े लिखे हैं या उनके मुतालिक उमूमी तासुर ये कि सीधे लोग हैं, होंगे सीधे, लेकिन हकीकत ये है सर, वालिदैन चाहे कम पढ़े लिखे हों, सीधे हों, दुनियादारी न जानते हो, लेकिन अपनी औलाद की रग रग से वाकिफ़ होते हैं उस, सही बात है। और ये बात आज की औलाद समझती है। एक दौर था कि हम अपने वालिद को देख के बहुत डरते थे, और यानी यानी हम कहते हैं कि हम वो नस्ल है जो अपने बाप से डरते थे और अब अपने बच्चों से डरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मामला, यानी हम तो बीच में रह गए। बिल्कुल सही, ऐसे ही मामला है। मतलब जब मैं छोटा था तो मैंने पहले भी कहा है कि मैंने मुझसे किसी ने कहा कि आपने किताब क्यों लिखी, इसमें मिज़ाह कैसे आया? मैंने कहा इसमें मिज़ाह जो आया है वो मेरी वालिदा की फुकनियों और बेलन से आया है, क्योंकि मैं अपने भाई को छेड़ता था और वालिदा नहीं मना करती थी। तो जब मैं नहीं मानता था तो वो जहाँ बैठी होती थी वो वहीं से फुकनी या बेलन मुझे मारती थी। तो वो मैंने अक्सर फुकनी बेलन खाई, और मैं बहुत बड़े यकीन से कह रहा हूँ कि वो अगर फुकनी या बेलन मुझे ना लगते, अब तो बच्चे जानते नहीं फुकनी होती क्या है। फुकनी वो होती है जिसमें आप रॉड होती है अंदर से खाली होती है, उसमें आप फूंक मार के जो चूल्हा जल रहा है लकड़ी वाला उसको आप उसकी आग को भड़काते हैं। तो अब वो मामला इतना अजीब हो गया है कि अब वो बच्चा आपसे सवाल करता है कि क्यों, मतलब मैंने अपने बेटे से कहा भाई ये करना है, तो कहता है क्यों? हमारे ज़माने में नहीं हुआ कोई तसव्वुर नहीं, क्यों क्या मतलब? बस करना है। मतलब आप कहते हैं वो आप 3G आ गया, 2G आ गया, 4G 5G, हमारे में जो है ना सिर्फ अब्बा जी थे, सिर्फ अब्बा जी थे ना, और तसव्वुर नहीं था कि आप बाप से ये कह सकें कि क्यों। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि आप जितने भी सही हो, आप वालिदैन के आगे गलत, और वालिदैन जितनी भी गलत हो वो सही।
सही कह रहे हो, बिल्कुल। अच्छा, ज़रा माहौल को दोबारा से जी। संजीदा हो गया है। काहिली सुस्ती पे आपका एक बहुत शानदार मज़मून है, सिलसिला बैडिया रामिया। तो ये सिलसिला बैडिया आरामिया कहाँ से तख्लीक हुआ? असल में हमारे एक दोस्त हैं, उनका ये था कि वो हिलते ही नहीं थे। और एक दिन वो हमारे दोस्त एक और फैमिली के साथ बैठे थे। मैंने कहा यार एक बात बताएं, अगर इनका इंतकाल होगा तो आप कैसे आएंगे, क्योंकि आप तो हिलते नहीं हैं। तो कहने लगे साहब आपको 2 गहवारे तैयार करने होंगे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे एक में ये लेटा होगा, एक में मैं बैठाऊंगा। तो यहाँ से मुझे ये आइडिया क्लिक किया कि यार ये तो बड़ी अहम चीज़ है ना, कि उसमें वो मरूम लेटे होंगे हाँ, और ये मौसूफ बैठे होंगे। उमर गए ज़हन तो उठना ही मौत है इनके लिए। तो ये पूरा जो मजमून है ना, बेसिकली वो आइडिया मैंने वहीं से कंसीव किया है। तो और यकीन करें, ये मजमून शायद मेरे ख्याल में आज की जो नौजवान नस्ल है बहुत उस है, पर पूरा उतरता है। और हर मोहल्ले में आपको ऐसा पीर मिलेगा, और मुर्शिद तो बहुत हैं उसके। अरे मुश्किल सर भरे हुआ। अब उसमें इसमें लिखा हुआ है कि तुम ये देख रहे हो कि आजकल जो ये बैड वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, हुँ। ये मेरी तालीमात कर दी जाए। अच्छा, आपने एक अच्छी सी इस्तिलाह मैंने पहली बार ही सुनी, गधोड़े। जी घदौड़े। गधोड़े क्या है? बताएँ ज़रा? ठीक है। जो मुलाजिम होता है ना, उसके लिए बॉस या एमडी सीईओ जो भी हो, वो ये चाहता है कि ये आधा गधा हो आधा घोड़ा हो। गधा इस सेंस में हो कि मना ना करे, और घोड़ा हो काम कर लें। तो हमारे यहाँ जितनी भी लोग हैं उसमें मेजॉरिटी जो है ना, वो गधौड़ों की है। हम ये चाहते हैं कि हमसे काम गधों को कर लिया जाए, और हम उनकी जो बात की है उसको माने। लेकिन मालिक ये चाहता है कि जहन गधे वाला हो और जिस्म घोड़े वाला हो। तो आप आधे गधे हैं, आधे घोड़े, तो आप गधोड़े हैं। ठीक है सर। और आप लोग ये इनके मैं मुझे एक प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ ऑफिस में एक साहब थे, तो वो गए अपने बॉस के पास, कहने लगे सर वो अ, मेरा इंतकाल होने वाला है, तो डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया है। तो ये क्या मतलब है आपका, आप मरने वाले हैं क्या? कहने लगे जी। तो इसमें ऑफिस का काम क्या होगा? कोई नहीं जाएगा, बस आप बैठे ही बैठ। कहने लगे सर मेरी बात सुने सर। सर मैं मरूंगा ना सर। सर लोग मेरा चेहरा जो देखने आएंगे, इसके अलावा क्या होगा बताइए मुझे। तो कहने लगे फिर आप क्या करेंगे? कहने लगे सर मैं स्वयं के पास आ जाऊंगा, मैं स्वयं के बाद आ जाऊंगा। तो ये बेसिकली एक मेंटेलिटी है हमारी, उसका शिकार मैं भी हूँ, आप भी हैं। हमारे यहाँ मेजॉरिटी वो है जो गधौड़े हैं। और ये तल्ख हकीकत है, इसको आप मिज़ाह में ले लें, लेकिन हकीकत ये है सर, ये हम गधौड़े हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे ऑफ़िस में ऐसे लोग देखे हैं, जो काम इतना तन मन धन लगा के कर रहे होते हैं, और सैलरी उनको उतनी ही मिल रही होती है। यानी अपने वक़्त से ज़्यादा और ज़रूरत से ज़्यादा फ़र्ज़-शनास बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। भाई साहब ये मैं बता दूं आपको अपने 35 साल तजर्बे की बुनियाद पर, कि मेहनत से सिर्फ नौकरी बचती है, तरक्की मेहनत से नहीं होती है। तरक्की किसी और चिड़िया का नाम है, मेहनत से आप सिर्फ नौकरी बचा सकते हैं। मेरा तजर्बा ये कहता है कि तरक्की किसी और रास्ते करना, शायद कुछ चंद एक इस्तिस्ना हो, लेकिन ऐसे ही खास तौर पर प्राइवेट जॉब को। होता यही है। अच्छा, आपने पहले बहुत सारे कमर्शियल भी लिखे हैं, और कभी ऐसा भी हुआ है कि आप शूट पे गए हैं और कोई आपके साथ कोई वाक़या हुआ हो कराची में या उसके बाहर, कोई आपको याद है तो ज़रा शेयर करें? अ, एक है वाक़या लाहौर में हुआ था, वो हमारा एक कमर्शियल था शैम्पू का। तो मैं कराची में मॉडल अप्रूव कर रही है, लाहौरी की थी वो, और हमें सेकंड डे में शूट करनी थी। तो मैं रात को वहाँ पहुँच गया लाहौर। तो जो वहाँ डायरेक्टर से मैंने उनसे कहा भाई ये लड़की अप्रूव हो गई है, और उसके बाद तो तस्वीरें बड़े बड़े दे। तस्वीर देखी उन्होंने, और फ़ोन पे अरेंज है, तो कि हाँ भाई लड़की अप्रूव हो गई है, तो ये इसको सुबह ले आओ, और इसके बाल वाल सब सेट है। तो सर इसके बाल तो कट चुके हैं, ये तस्वीर 6 महीने पुरानी है। आप यकीन नहीं करेंगे, काटो तो मेरा खून है, क्योंकि क्लाइंट ने ही कहा था कि वो सुबह शूट पे खुद आएगा। आप यकीन करें, समझ में नहीं आ रहा अब क्या होने वाला है। और क्लाइंट अपने मई जो उनके स्टाफ होता है, खुसूसी जो करीबी लोग हैं, उनके वहाँ पहुँच गए। अब यकीन करें शूट हो रही है, वो शायद स्टूडियो था कोई बहुत बड़ा होगा लाहौर का, जहाँ फिल्में शूट होती है, और हीरोइन कोई 50 कदम के फासले पे होगी, और हमने थोड़ा को दूर बैठाया। कहने लगे यार
ये बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये नीचे का टाइम है यार, बुलाओ ना मॉडल को। तो किस तरह बाल किस तरह बड़े किए थे? वो लगा दिया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वेज। अच्छा, तो मैंने कहा सर वो भी शूट हो जाए तो फिर आपको फिरवा देते हैं। ये मॉडल तकरीबन जो हमारे क्लाइंट आए थे उनसे तकरीबन 50 कदम के फासले पे थी और शूट हमारी चल रही थी। तो मुझसे कहने लगे यार मॉडल की बहुत अच्छी, बाल तो बहुत ही बड़े बड़े, कहाँ तक है यार, नीचे तक बड़ा शान। मैं कहा जी सर, चल यार बुलाए ना फिर। अच्छा, ये आम सी बात है, जब क्लाइंट शूट पे आता है तो उसकी डायरेक्टर से, मॉडल्स वगैरह से मुलाकात कराई जाती है। तो मेरे से ये शॉट हो जाए तो आप मिलवा देते हैं। और आप यकीन करें मैं परेशान, मैंने कहा "यार, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे"। कमर्शियल बहुत महंगा था वो। अब वो उनका इसरार बढ़ता गया और मैंने कहा सर ये शॉट हो जाए, आप पता है सर वो एनजी टेक्स फॉर द नॉट गुड शॉर्ट्स जो होता है, ये हमारा काम जैसे ही हुआ फाइनल मैं आपको मिलवा दूंगा। कह लगे ठीक है ठीक है। अब वो सामने उनके हमने सामान की चाय वगैरह और बिस्किट्स वगैरह रख दिए, अपने वो बात हो रही है और मैंने कहा कि आज तो मामला ख़राब हो गया। पहले बुलाइए ना, फिर जाना है। मैंने चुस्की और मेरे उस लड़के से मैंने कहा वो बुला के लाओ उसे। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, शायद मुझे, मैं मौसम से बेखबर था, तो परेशान बहुत था। वो लड़का जैसे ही वह गया और जैसे ही मॉडल ने कदम बढ़ाया एकदम तेज़ बारिश शुरू हो और सब हम लोग थे ओपन एरिया में ना, और वो इतनी तेज़ बारिश हुई कि मॉडल चली गई वैली के अंदर जहाँ हमारा मेकअप वगैरह होता है और साहब भी भीग गए, क्लाइंट जो आए थे। तो मेरे सर अब तो बाल वगैरह भीग गए। कहले हाँ यार यूँ सही करो, बहुत बारिश शदीद है और हम चलते हैं यार। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, तुमने मॉडल वॉच के लिए, तो मैंने उनसे कहा सर अप्रूवल भी तो आपने दी थी ना। तो उन्होंने बड़ी नज़रों से देखा अपने स्टाफ को, फिर ठीक है साहब, कीप इट अप, आप काम कीजिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप बोलते हैं यार ये क्या हो गया। और उसी का खास बताऊँ को उसमें मुझे चाहिए थी पालकी, तो मुझे पालकी नहीं मिली। तो मैं, कोई एक मशहूर अदाकार हैं लाहौर में, उनके घर के सामने मिलती है पालकियाँ, अच्छा। तो मैं वहाँ चले गया। तो वो लाहौर के कॉन्स्टिट्यूट वजह है बात करने का। तो मैंने कहा यार पालकी चाहिए, तो कहने लगे सर 5,000 रुपये हुई। तो मैंने कहा महंगी नहीं है। कहने सर 1 ज़ीरो और बढ़ा दें, 1 ज़ीरो और बढ़ा दें तो दुल्हन भी साथ दे जाएँ। ओह! मुझे पता था कि वो लाहौर के मखसूस और बहुत अच्छा मिजाज है मिर्ज़ा का। मैंने कहा यार मुझे 5,000 में ही दे दो, बल्कि कुछ कम कर दो, 1 ज़ीरो कम कर दो, 500। कह रहे सर 500 हो तो जाएँगे फिर, मतलब फिर ये कि आपको पूरे कंधों में खुद लेके जाना होगा इसको। तो यकीन करें वो पालकी मैं इतनी एहतियात से लेके आया, सुजुकी में लगवा के, और वो शूट में रखी और फिर वापस दे के आया। लेकिन ये कि उस दिन उस आदमी का जो मिज़ाज था ना, क्योंकि उसी बालों वाले कम सी बात कर रहा हूँ, तो उस मिज़ाज ने ना मेरी तबीयत को बहुत ज़्यादा आप समझिए फ्रेश कर दिया था। उसका ज़िक्र आपने किताब में किया है। हाँ, किया है ना मैंने आपसे। हाँ, तो लिखने में जो आपके उठते-बैठते लोग हैं, उनके मिजाज देखना, उनके जुमले, वो भी आपके बहुत काम आते हैं लिखने में। देखिए मैं बताऊँ, अगर आपने कोई भी तहरीर लिखनी है तो आपका मुशाहिदा बड़ा है, और मेरा ख़्याल है कि मेरा मेमोरी कार्ड काफ़ी बड़ा है। लोग कहते हैं कि शायद मुझे चेहरा पढ़ने का हुनर आता है, मुमकिन है आता हो, लेकिन मेरे पास वाक़यात का एक अंबोए कसीर है और मैं उसको वक़्तन-फ़वक़्तन इस्तेमाल करता रहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये आर्टिकल जितने भी हैं, इसमें से शायद 90% आर्टिकल वो है जो आधे घंटे के नोटिस पे लिखे हैं। मतलब नोटिस बना दी कि मुझे खुद नहीं पता होता आधे घंटे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ, और मैं लिखने के बाद काटता नहीं हूँ। शायद छोटा-मोटा करता हूँ, लेकिन मैंने जब भी मज़मून को अच्छा करने की कोशिश की, मैंने मज़मून को ख़राब कर दिया। अच्छा, हाँ, मैंने, यानी पहला वाला बेहतर था। हाँ, बस वो जो फर्स्ट गो में आ गया, ये जो लफ्ज़ हैं गदौड़े और ये फर्स्ट गो में सर, इनमें कोई मेहनत नहीं की गई। अच्छा, ये जुमलेबाज़ी घर में भी चलती है कि घर में आप जुमलेबाज़ी का ये है वाजिद साहब कि एक ज़माने में तो जब मैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में था, तो मुझे लोग कहते थे तीसरी बात, दूसरी बात तो आप करेंगे ना, तीसरी बात मैं करूँगा। तो उसमें ये होता था कि वो दिमाग हर वक़्त, अच्छा उसमें मैं कोई कोशिश नहीं करता अमलन, वो आप जब होते हैं एडवर्टाइज़िंग में, तो आपका दिमाग हर वक़्त चल रहा हो, आपका मिज़ाज बन जाता है कि आप सोचते रहें। अब उसमें जब आप होते हैं प्रैक्टिस में, तो जुमला खुद निकल के आ रहा हो, उसमें आप कोशिश नहीं कर रहे होते, और वो आखिर तक ये हुआ कि अच्छा अब मैंने छोड़ दिया है, क्या मैं नहीं करता। वजह ये कि एक तो मेरी एज है, फिर ये कि सामने कोई बच्चा अगर कोई या कोई मेरे से छोटा आदमी कोई बात कर रहा है और जुमले दे रहा है, तो मैं अवॉइड करता हूँ। लेकिन कभी-कभी मुझे होता है, मुझे अब कॉल्स काफ़ी आती हैं
तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मिज़ाज से मेरे साथ, और कुछ उसमें इंडिसेंट चीज़ें भी वो बोलने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे अक्सर कहता हूँ, यार देखिए मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मुझसे आप नॉर्मल बात कीजिए, मैं जवाब दूँगा आपको। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं कोई कॉमेडियन हूँ, मैं कोई आपसे जूंगली पे जूंगला मारूँगा, तो वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरा मिज़ाज नहीं है। मैं बुनियादी तौर पे तन्हाई पसंद आदमी हूँ और अपना एक मख़सूस मिज़ाज रखता हूँ। अब वो मिज़ाज लिखता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तफ़रीह की इजाज़त नहीं दूँगा आपको। अज़ीज़ साहब, आपकी किताब आई है कैफ़े अज़मी, जिसे आपने पेनल्टी की किताब भी कहा है। तो क्या वजह थी कि इसको शाये किया? क्योंकि मेरी आपसे इस हवाले से डिस्कस भी हुई है। तो बताएँ नाज़रीन को। बोलेंगे पहला बच्चा हो या पहली किताब हो, दोनों में मसाइल एक ही तरह के होते हैं। पहले बच्चे पे बाप जो है वो लेबर रूम के बाहर घूम रहा होता है, और पहली किताब पे वो प्रिंटिंग प्रेस के बाहर घूम रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ देख ली हमने। ये किताब असल में मैं अपनी खुशी से लेके नहीं आया हूँ कि मैं डर के मारे लेके आया हूँ। इस किताब का सरका इतना हुआ, चोरी इतनी हुई कि मुझसे लोगों ने कहा कि एक वक्त वो आएगा कि आप ये किताब छापेंगे तो लोग कहेंगे कि आपने इसमें चोरी के मज़ामीन डाले होंगे, और सारे उसे कहते हैं जो करता है सरका। तो आप ये समझिए कि मैं पिछले 3-4 साल से, अभी 5 साल से मैं सारिकों के नज़र में था। तो उससे निकलने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये किताब शाया की, और वो मुझे इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि ये किताब विदिन अ मंथ फ़रोख्त हो जाएगी और मुझे इसका दूसरा एडिशन लाना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पर किताबें अब बिकती नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा कि ये किताब क्यों बिकती है? मैंने कहा इसमें बर्गर भी है, इसमें पिज़्ज़ा भी है, इसमें बन कबाब भी है, इसमें सब कुछ है। ये एक फ़ास्ट फूड किताब है। इसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। मैंने कहा मैंने जो मिज़ाज लिखा है ना, वो बगैर सोच के लिखा है। क्योंकि अगर मिज़ाज आप लिखेंगे सोच के तो मज़ा नहीं आएगा आपको। ठीक है? तो ये फ़ास्ट फूड किस्म की किताब है, जिसमें पिज़्ज़ा भी है, बर्गर भी है, बन कबाब भी है, और जो भी हमारे यहाँ आजकल बच्चों को पसंद है खाने की चीज़ें। तो समझ लीजिए उस ने, और तभी मैंने इसका नाम रखा है कैफ़े अज़मी। ये वजह है इस किताब लाने की। बहुत शुक्रिया अज़हर साहब, आपने इतना कीमती वक़्त दिया। तो नाज़रीन, ये थे अज़हर हुसैन अज़मी, द मशहूर क्रिएटिव राइटर, डायरेक्टर और बहुत बेहतरीन मज़ाहनिगार। उनकी किताब कैफ़े अज़मी जो है वो मार्केट में पहले एडिशन से ख़त्म हो गया और दूसरा एडिशन अगले ही महीने जो है वो अशात पज़ीर होगा। हम एक बार फिर अज़हर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। वाजिद तस्वानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।